तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 2B, ठीक है। और ये जो कि चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड असाइनमेंट है और इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है बहुत डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इसमें टाइपोलॉजी की बात करें, सबसे पहले हम MCQ टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है MCQ का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेरीज विद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन। 4 ऑप्शन दे रखा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वी ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वो क्या होता है, बेसिकली E/E/m इंटू टाउ होता है। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम ये सब कांस्टेंट है, दिस सिंप्लाइज क्या जाएगा, वी ड्रिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, करा फॉर अ सेल ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल एंड करंट I इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है। उसके बाद से इसमें आपको कहा जा रहा है EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इफ द सेल्स आर दिस एंड दिस। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो आपको क्वेश्चन में देखिए आपका ग्राफ यहाँ पे दे रखा है कुछ इस तरह से, और एक साइड में आपका क्या है, करंट है और यहाँ पे 5 एम्पियर, और दूसरी साइड में आपका जो है V है पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर 2 वोल्ट। इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, दैट इज़ द EMF। यानी कि EMF क्या होगा, EMF जब वोल्टेज 0 होगा उस केस में, यानी कि व्हेन V = 0 देन EMF क्या जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो क्या जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद से इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको मालूम है V = E-IR होता है, और यहाँ पर जब ये 0 है, V = 0, दिस सिंप्लाइज E = IR एंड दिस सिंप्लाइज E/I = R। और यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा, यानी कि EMF और इसका स्लोप जो होगा वो हमें क्या बताया था, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी, R = 2/5, ठीक है। 2/5 इसको हम लिख सकते हैं 0.5 ओम एंड दिस इज वोल्ट। तो इसमें आपके पास ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन में 2 वोल्ट 0.5 है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, दूसरे में 2 वोल्ट 0.4 ओम है तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी में क्या आपका ग्रेटर दैन, लेस दैन, इस तरह की कंडीशंस दे रखी हैं। तो EMF भी भाई मैक्सिमम वैल्यू होता है, V = 0 पर हमने निकाला, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चंस ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन है B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर अलोंग इट्स लेंथ देन EMF मस्ट एग्जिस्ट outside the wire normal to it, inside the wire but parallel to it, outside the wire but parallel to it, inside the wire but normal to it। यानी कि 4 ऑप्शन ये आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको चूज़ करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल सा फंडा है कि अगर एक वायर है, वायर के केस में और क्या इसमें दे रखा है, करें इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिव वायर अलॉन्ग इट्स लेंथ, लेंथ के तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग होगा। तो देखिए ये एक कंडक्टर आपका है, मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में जो करंट है वो इसके अलॉन्ग हो रहा है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इसी के अलॉन्ग होगा, यानी कि इसी के पैरेलल होगा। तो इसमें जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू वायर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आउटसाइड द बट पैरेलल टू इट, इनसाइड बट पैरेलल टू इट। अच्छा, यहाँ पे पैरेलल में भी दो कंडीशन है, इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली बाहर से लगाया जाता है, यानी कि आउटसाइड डायरेक्शन में होता, और ये बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा इसके दो एंड पर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, आउट साइड द वायर। तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर द नेट रेजिस्टेंस, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, जिसमें आपको सबका रेजिस्टेंस जो है 2 ओम गिवन है। क्वेश्चन में 2 ओम सबका रेजिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये आपका ये फिगर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो हमें क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी, यानी कि ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो नेट रेजिस्टेंस के लिए ये और ये देखेंगे तो सीरीज़ में ये दोनों आपका क्या जाएगा 4, और नेट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या जाएगा 4 इंटू ये इसके साथ पैरेलल में 2/4 + 2 दैट इज़ 8/6 4/3 ओम। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 4/3 ओम, दैट इज़ द ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 आपके सॉल्व हो गए। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर डिवीज़न इस तरह से है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज देन द लेंथ ऑफ द प्रीवियसली ऑब्टेन्ड बैलेंस पॉइंट विल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या रिमेन्स अनचेंज होगा, या बिकम्स ट्वाइस होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन इसमें से दिए गए हैं, इसमें से चूज़ करना है। तो अब ध्यान से देखिए कि अगर लेंथ को हम इंक्रीज करें, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज, ठीक है, तो उस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट V/X या V/L कह सकते हैं, दिस विल डिक्रीजेस। अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसका मतलब बैलेंस पॉइंट विल इंक्रीज। तो उस केस में बैलेंस पॉइंट इंक्रीज होगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हेन पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर्ड, वाई पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर्ड ओवर अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस टू पॉइंट ऑफ द सर्किट। यानी कि देखिए पोटेंशियोमीटर क्यों प्रीफर किया जाता है वोल्ट मीटर की कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका जो मेन रीज़न है कि भाई पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि नल मेथड्स पे बेस्ड होता है, यानी कि ज़ीरो डिफ्लेक्शन कह सकते हैं या नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, यानी कि नल पॉइंट पर ठीक है क्या होता है कि कोई भी करंट का विड्रॉल नहीं होता है, यानी कि करंट का जब विड्रॉल नहीं होता है तो ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यानी कि पोटेंशियोमीटर आपका क्या होता है कि बिल्कुल नल पॉइंट पर मेज़र करता है। नल पॉइंट के केस में ठीक है नल डिफ्लेक्शन यानी कि गैलोमीटर में जो होता है उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, नल होता है, मतलब ज़ीरो होता है। तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है करंट का उसमें फ्लो नहीं हो रहा होगा, इस केस में जो है वो एग्जैक्ट या मोर एक्यूरेट पोटेंशियल बताएगा। ठीक है, इसलिए पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेटली यूज़ किया जाता है वोल्ट मीटर की कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7।
कह रहा है 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, 1 कॉपर एंड अनदर हैव अ मैग्नीन हैव सेम रेजिस्टेंस विच इज़ थिकर। दोनों का क्या है, कॉपर के, एक कॉपर का है एक मैग्नीन का है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, कौन सा थिकर होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए R1 इज इक्वल टू या RC इज इक्वल टू रो सी एल सी अपॉन ए सी, और उसी तरह से RM इज इक्वल टू रो एम एल एम अपॉन ए एम। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, 1 कॉपर, सेम रेजिस्टेंस, यानी कि RC इज इक्वल टू RM है एंड LC इज इक्वल टू LM है। तो अगर हम देखें RC अपॉन RM इज इक्वल टू रो सी LC अपॉन AC इंटू AM अपॉन रो एम इंटू LM, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो दिस सिंप्लाइज AM अपॉन AC इज इक्वल टू रो एम अपॉन रो सी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देखना होगा कि, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें मैग्नीन का रेजिस्टिविटी क्या होती है, ग्रेटर होती है किससे, रो सी से। ठीक है, यानी कि मैग्नीन की जो रेजिस्टिविटी होती है कॉपर की कंपैरिजन में क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब मैग्नीन की ज़्यादा होगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज AM अपॉन AC इज़ ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाइज AM इज़ ग्रेटर देन AC। मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा मैग्नीन का ज़्यादा होगा कॉपर की कंपैरिजन में, तो मैग्नीन का ज़्यादा अगर हुआ कॉपर की कंपैरिजन में तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मैग्नीन क्या है, थिकर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीन विल बी द थिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। लेंथ और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो यहाँ पे एज अ रेडियस पे बेस्ड वो करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख लीजिए, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए होता है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम देखें तो कह रहा है कि सब कुछ कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पाई R स्क्वायर, या दिस इम्प्लाइज R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर इधर की तरफ R ले लेंगे, इधर की तरफ स्मॉल r इज़ द रेजिस्टेंस, स्मॉल r इज़ द रेडियस, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, डिफाइन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, हाउ डज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोबिलिटी चेंजेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेज, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने से कैसे मोबिलिटी चेंज होती है। तो सबसे पहले अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी क्या होता है कि वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मोबिलिटी क्या होती है, वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपकी मोबिलिटी होती है। तो बाय डेफिनेशन आप मोबिलिटी को इस तरह से लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि टेम्परेचर के साथ क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर के साथ जो इसकी मोबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। मोबिलिटी की अगर हम बात करें, म्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, VD अपॉन E, और यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में चाहें तो इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू, यानी कि कह सकते हैं कि मोबिलिटी को और क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू VD को हम सीधे लिख सकते हैं क्या, E इंटू ई टाउ अपॉन M। क्लियर। तो उस केस में आपको अगर देखा जाए कि टाउ की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, टार की मतलब जो है टाउ रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज़ होगा, और जब ये रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ ये रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा भाई, रिलैक्सेशन टाइम कोलिजन जल्दी होगा,
ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो सक्सेसिव कोलिजन है वो फास्ट हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से मोबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बेसिकली क्या होगा, मोबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कुड बी इंक्रीज। पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो भाई जाहिर सी बात है, हमने क्लास में भी ये करा रखा है और कॉपी में भी आपके ये चीज़ नोटेड होगा, नोट्स में भी ये दे रखा है कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम मेन करंट को या तो रिड्यूस कर दें, तब तो या तो फिर उसकी सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा, इंक्रीजिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है उसको अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो भी जो है उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये दो मेन फैक्टर्स हैं, इनको जो है हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कह रहा है वाई रेजिस्टेंस बिकम्स मोर इन सीरीज़ कम्बिनेशन। भाई सीरीज़ कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों हो जाता है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में जोड़ने से क्या होगा कि जो लेंथ है, बेसिकली देखिए क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। तो अगर सीरीज़ में होगा तो R सीरीज़ में तो L क्या हो जाएगा, LS ग्रेटर होगा। ठीक है, और A जो है नो चेंज। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर L जो है इंक्रीज़ होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर यही चीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, L कांस्टेंट रहेगा, L में कोई चेंज नहीं होगा। भाई ऐसे ऐसे एक वायर है, ऐसे अगर हम लगाएंगे तो L कांस्टेंट हो जाएगा और A क्या जाएगा, डबल हो जाएगा, या यहाँ पे A बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा। जब एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए जो है सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होता है कि लेंथ इंक्रीज हो जाती है इस वजह से, और लेंथ इंक्रीज होती है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है आपको एक्सप्लेन करना है किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो है किरचॉफ सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ सेकंड लॉ जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे आपको अगर बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ का सेकेंड लॉ जो है आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है। ठीक है, किरचॉफ सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वोल्टेज है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। ठीक है, एंड करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट इज 0। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n इज इक्वल टू n तक ले लें तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट को, यानी कि I इंटू वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिंपली वोल्टेज एंड करंट इन अ क्लोज सर्किट इज 0। या ओवरऑल इसको दूसरी तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस अ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज्ड सर्किट इज 0, यानी कि टोटल ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। या फिर I इंटू आर का अगर हम समेशन करेंगे, I इज इक्वल मतलब n इज इक्वल टू 1 से लेकर n इज इक्वल टू n तक, तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा, समेशन 0 आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंस पॉइंट इज ऑब्जर्व एट जे इज इक्वल टू ए जे इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर एंड एक्स वर डबल्ड. दोनों की वैल्यू को अगर डबल कर दिया जाए देन देन इंटरचेंज व्हाट वुड बी द न्यू पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट. यानी कि दोनों की वैल्यू को डबल किया गया और इंटरचेंज किया गया है. ठीक है, तो नया बैलेंस पॉइंट क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखिए सिंपली अगर हम देखें इसका जो रिलेशन होता है क्या होता है, r अपॉन x इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल. कह रहा है कि r और x दोनों को अगर हम डबल कर देंगे तो r और x को जो है यानी कि r डैश इज इक्वल टू 2r, x डैश इज इक्वल टू 2x. तो उस केस में क्या जाएगा 2r अपॉन 2x इज इक्वल टू r अपॉन x, मतलब कि l अपॉन 100 माइनस एल. यानी कि बैलेंसिंग लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि रेशियोज में कोई चेंज नहीं हो रहा तो बैलेंसिंग लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसमें सेकेंड पार्ट आपका इसका पूछा जा रहा है कि इफ़ द बैटरी एंड गैलोमीटर आर इंटरचेंज देन हाउ बैलेंस पॉइंट विल बी अफेक्टेड. बैटरी और गैलोमीटर आपस में अगर इंटरचेंज कर देंगे तो बैलेंस पॉइंट कैसे इफेक्ट होगा. तो अब देखिए मीटर ब्रिज में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो मीटर ब्रिज में जो है आपका ये सीरीज़ कनेक्शन होता है. कनेक्शन मीटर ब्रिज का सीरीज़ में होता है. इसका मतलब कि अगर इंटरचेंज भी कर देंगे, एक को यहाँ लगाएंगे एक को यहाँ लगाएंगे, तो आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं कि पोटेंशियल पे या सोर्स बैलेंस पे कोई यहाँ पे मतलब बैलेंस पॉइंट पे कोई चेंज मतलब कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. करा वाई कॉपर वायर आर नॉट यूज इन मेकिंग द मीटर ब्रिज वायर. अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि कॉपर वायर जो है मीटर ब्रिज में क्यों नहीं यूज़ किया जाता है. ठीक है, सोचिए क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता है कॉपर वायर को, आखिर क्या प्रॉब्लम है. भाई कॉपर तो गुड कंडक्टर है. तो देखिए गुड कंडक्टर होने के साथ साथ कॉपर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो थर्मल कोफिशिएंट जो होता है कॉपर का वो क्या होता है, वेरी हाई होता है. यानी कि अगर हम देखें कॉन्टिन्यूस फ्लो करंट का अगर होगा जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फ्लो होने के साथ साथ जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा. यानी कि जो वायर का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, इस वजह से हम कॉपर वायर को नहीं यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. करा टू सेल्स कनेक्टेड इन अपोजिशन टू ईच अदर. Cell E is equal to 6 volt and internal resistance 2 ohm, and cell E2 is equal to 4 volt and internal resistance 8 ohm. Find the potential difference between A and B. Okay. यहाँ पे देखिए थोड़ी सी एक मिसिंग पार्ट है. इसमें यहाँ पे करंट भी दिया होगा इस क्वेश्चन में. ठीक है, जो करंट है I की वैल्यू यानी कि जो करंट इसमें मूव कर रही है दैट इज़ 0.2 एम्पियर होता है. थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको. ये सर्किट दे रखा है. अब यहाँ पे देखा जाए तो करंट कुछ इस तरह से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये आपका E1 और ये E2. तो E1 इज इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, 6 वोल्ट, और यहाँ पे R1 इज इक्वल टू 2 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 ओम. E2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट एंड R2 इज इक्वल टू 8 ओम. ठीक है, तो अगर हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस अगर देखेंगे तो इन दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से इधर की तरफ अगर हम दे रहे हैं तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई. मतलब यहाँ पे बेसिकली E1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V प्लस IR. दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू E1 माइनस IR लिख सकते हैं. ठीक है, IR1. यहाँ पे I की वैल्यू दे रखा है 0.2 एम्पियर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, E1 आपके पास कितना दे रखा है 6 माइनस
0.2 इंटू 2, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 माइनस 0.4 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 5.6 वोल्ट। उसी तरह से अगर हम E2 की बात करेंगे तो E2 के यहाँ पे देखेंगे B क्या है, हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके लिए क्या करेंगे, E2 इज इक्वल टू VAB, AB के क्रॉस अगर हम देखेंगे तो दिस माइनस दिस, मतलब कहने का मतलब ये है दिस इज इक्वल टू E2, या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है E2 दैट इज़ 4 प्लस I, R यहाँ पे हो जाएगा, I कितना है 0.2 इंटू R क्या है 8, तो ये जाएगा 4 प्लस 0.16 1.6 है, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा प्लस 1.6, दिस इज इक्वल टू 5.6 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोनों का क्या जाएगा, पोटेंशियल जो होगा VAB, यानी कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी 5.6 और इसके क्रॉस होगा वो भी 5.6, तो यानी कि टोटल पोटेंशियल इसका दोनों का जो है क्या जाएगा 5.6 वोल्ट, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका जो है ये असाइनमेंट आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। और आई थिंक सारे असाइनमेंट्स डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब नया चैप्टर यानी कि आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।